म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे कॉमन मिथ हैं जिनकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। हम लोग 8 कॉमन मिथ के बारे में देखेंगे जो कि आप समझें कि कल्पना या मिथ्या के तौर पे हैं, और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में या फिर अगर आप देखेंगे तो हर जगह इनकी चर्चाएं होते रहती हैं। तो कुछ कॉमन मिथ में अगर हम लोग सबसे पहला मिथ देखें तो पहला यही होता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो केवल उसमें जो अमीर व्यक्ति हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ख़ैर आज के डेट में ये जो मिथ है ये काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइज़मेंट से ख़त्म हो चुका है। आज जो है हर एक आम निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर या हर एक लोगों के पास में जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंची हुई है थ्रू डिफरेंट एडवर्टीजमेंट चैनल्स या जो भी है लोगों के माध्यम से, कि म्यूचुअल फंड में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 100 रुपये या इनफैक्ट उससे भी कम, कुछ कुछ ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं उससे भी कम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करा रहे होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आज के डेट में हर एक कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई रिच या पुअर या मिडिल क्लास का क्राइटेरिया नहीं है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में। दूसरा जो कॉमन मिथ देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड चूँकि शेयर मार्केट से रिलेटेड है, डायरेक्ट इक्विटी में ये पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग ये होता है कि हमारे फंड को मैनेज करने के लिए जो है फंड मैनेजर बैठे होते हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हैं। हालाँकि म्यूचुअल फंड का रिस्क जो है वो डाइवर्सिफ़ाई, अगर हम लोग अपने रिस्क को कर पाते हैं डाइवर्सिफ़िकेशन के साथ में, अगर हमने फंड्स का सिलेक्शन किया हुआ है, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ में बहुत ज़्यादा बायस्ड या बहुत हेविली इन्वेस्टेड अगर नहीं हैं, तो फिर इस तरह के रिस्क जो होते हैं वो मिनिमाइज़ या कंट्रोल किए जा सकते हैं। सो इस कारण से बोला जाता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफ़िकेशन पे भी ध्यान दें। और जो है आप अगर डाइवर्सिफ़िकेशन अच्छे से करके रखे हुए हैं तो बुरे से बुरे वक़्त में भी जो है आप टिके रहेंगे मार्केट में। आपका कैपिटल वाइप आउट होना बहुत मुश्किल से ऐसा देखने को मिलेगा। और ख़ासकर म्यूचुअल फंड में जो कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर बैठे होते हैं आपके फ़ंड को मैनेज करने के लिए, तो वो जो है आपके फ़ंड को एक तरह से हर तरह से संभाल के रखने और उसको ग्रो कराने में डेफ़िनेटली अपना योगदान देते हैं। तो म्यूचुअल फंड रिस्की है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफ़िकेशन के साथ में चलते हैं तो इस रिस्क को जो है वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावे अगर आप देखें तो तीसरा जो कॉमन मिथ है कि आपको जो है मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत है। टाइम करने का मतलब ये है कि आप मार्केट को देखें, जब मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाए तो आप इन्वेस्ट करें, और मार्केट जब बढ़ता है तो आप इन्वेस्टमेंट को रोक दें। तो एक्चुअली इस तरह से कर पाना जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग है, और ना जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके हिसाब से ये कर पाना, मार्केट को टाइम कर पाना जो है वो ना के बराबर हो पाता है। वैसी स्थिति में होता ये है कि आपका फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन देखना बड़ा मुश्किल से हो पाता है। तो इस सिचुएशन में आपको यही करना होता है कि आप एसआईपी मोड से चल सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्ट कर लें, और समय-समय पर जो है आपका फंड जो है बेसिकली आपके जो यूनिट्स हैं म्यूचुअल फंड के वो समय-समय पे बाई होते चले जाएँगे, और एक एक्युमुलेटेड एक एवरेज रिटर्न जो है आपके कैपिटल पे देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट टाइम करने के चक्कर में बहुत बार ये होता है कि मार्केट जब टूटती है तो जो हम लोग रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इतने डर जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में या इनफैक्ट इक्विटी मार्केट में हाथ लगाना ही हम लोग बहुत बेसिकली डर के साथ में उस चीज़ को देखते हैं। तो ये कॉमन मिथ है, इससे भी हमें बेसिकली बचना, एग्ज़ैक्टली तो हम वर्ड यूज़ करना सही नहीं होगा। आप ये कहें कि आप जो है बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तौर पे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मार्केट जब टूटता है तो आप एक लमसम जो है टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आप अपने माइंडसेट के हिसाब से जो है कैलकुलेशन कर लें और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। तीसरा जो कॉमन मिथ है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में अगर आप देखेंगे तो ये एक्सपेंसिव के नाम पे बेसिकली 2 तरह के फ़ीस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपका होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो होता है वो चार्ज करता है एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे। और इस मेंटेनेंस कॉस्ट में वो बेसिकली अपने फंड मैनेजर को सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, रिटेलर्स के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। तो
ये जो पैसा होता है उसको एक्सपेंस रेशियो के नाम पे चार्ज किया जाता है। तो ये एनुअल मेंटेनेंस फ़ी है, एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट होता है जो आपसे चार्ज किया जाता है। तो एक ये फ़ी है। दूसरा फ़ी जो नॉर्मली देखने को मिलता है वो होता है आपका एग्ज़िट एग्ज़िट रेट, ठीक है? तो एग्ज़िट रेट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एग्ज़िट रेशियो या एग्ज़िट रेट जो होता है वो नॉर्मली एक तरह से ये समझे कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के हिसाब से होता है। नॉर्मली कुछ म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं अगर आप उनसे पैसे कुछ सर्टेन ड्यूरेशन से पहले अगर निकाल लेते हैं तो वैसी स्थिति में जो होता है वो एक सर्टेन अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं और ये कुछ केसेस में 1% तक भी आपको देखने को मिलता है। तो आपके टोटल कैपिटल पे जो भी आप अमाउंट रिडीम करके घर लेके आ रहे हैं उस पे वो उतना 1% का जो अमाउंट है वो एक तरह से आपसे बेसिकली एग्जिट रेट के नाम पे ले लेंगे और ये अमाउंट देखा जाए तो एक बड़ा ही अमाउंट है, छोटा अमाउंट तो नहीं कहा जाएगा। 1% टर्म्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि म्यूचुअल फंड में जो है वो लॉन्ग टर्म में बने रहना ज़्यादा सही है, स्पेशली जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो बेसिकली ये जो 2 तरह के फ़ीस हैं वो आप ज़रूर एनालाइज़ कर लें। बहुत सारे होते हैं, आप कंपेयर जब करेंगे तो आपको वैसे फंड्स जो एक कॉम्पिटिटिव एक्सपेंस रेशियो या फिर बेसिकली आपको एग्ज़िट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप उनको ऑप्ट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी आप कंसीडर करें। फंड मैनेजर किस तरह के हैं, उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट स्टाइल किस तरह का है, फंड एलोकेशन किस तरह का है, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करते वक्त। तो ये भी एक पार्ट है। तो म्यूचुअल फंड एक्सपेंसिव नॉर्मली इसको तो उस तरह से नहीं देखना चाहिए। हाँ, कुछ फ़ीस होते हैं, उस फ़ीस को भी अगर आप देखेंगे तो अलग-अलग ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। एक ही पर्टिकुलर सेक्टर में आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस के म्यूचुअल फंड आपको उसमें देखने को मिल जाएँगे। तो उसमें से जो आपको बेहतर दिखता है, कम फ़ी में दिखता है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। मिथ नंबर 5 की अगर हम बात करें तो एक मिथ ये भी देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो लिक्विड नहीं है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में चूँकि बल्क अमाउंट में जो है म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं और वो सेलिंग करते हैं। तो बेसिकली लिक्विडिटी का इश्यू जो है वो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता है। हालाँकि कुछ फंड्स आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे लॉक इन पीरियड वगैरह होता है तो वहाँ से आप अपने फंड को विथड्रॉ जो है बिना उस ड्यूरेशन में तो नहीं कर पाएँगे। जैसे बहुत सारे आपके टैक्स सेवर फंड्स होते हैं जहाँ पे 3 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर यही चीज़ आप एफडीज़ वगैरह में जाएँगे तो वो 5 साल, 6 साल या उससे भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो एनीवेज़ अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें लिक्विडिटी का नॉर्मली इशू नहीं देखने को मिलता है और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ 140 करोड़ का पॉपुलेशन लगभग बताया जाता है और उसमें से अगर आप नोटिस करेंगे तो लगभग हमारे यहाँ 19 करोड़ जो है वो डीमैट अकाउंट्स हैं और उसमें से 19 करोड़ में से अगर आप नोटिस करेंगे तो मात्र 4 करोड़ अकाउंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक्टिव अकाउंट होंगे, ठीक है? तो ये सिनेरियो है। 4 करोड़ में से भी अगर आप देखेंगे तो 50% तो ऐसे ही हैं जो आप टिप्स बेस्ड काम करते हैं या फिर नॉर्मल इस वे में जो भी है वो एक तरह से पैसिव मोड में चल रहे होते हैं और एक्टिव मोड में जो है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ बहुत ही कम लोग हैं जो एक्टिव मोड में आपको देखने को मिलेंगे। तो एनीवेज़ लिक्विडिटी की जहाँ तक बात हो रही है तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ठीक-ठाक होती है और जो लॉक इन पीरियड वाले म्यूचुअल फंड हैं तो उसको तो आप प्रॉपर अपने चेक्स एंड बैलेंस के साथ ही परचेज़ करें तो बेहतर है। इसके अलावा मिथ नंबर 6 की अगर हम बात करें तो आपको ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। एक्चुअली एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पर्टिकुलर फंड का एनालिसिस केवल कर लें और आप देख सकते हैं बेसिक चीज़ें कि उसका फ़ीस क्या है बेसिकली एक्सपर्टीज़ उसके फंड मैनेजर की क्या है और वो एसेट एलोकेशन किस तरह का है। ये 2-3 बेसिक चीज़ें आप देख सकते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, हालाँकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। तो एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है अ, बिल्कुल पैसिव मोड में भी जाके आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस वहाँ से एक ठीक-ठाक रिटर्न आप निकाल सकते हैं। एटलीस्ट म्यूचुअल फंड नॉर्मली जो हैं वो एफडीज़ को तो बीट कर ही देते हैं और उसके अलावा भी एक ठीक-ठाक अल्फ़ा जनरेट करके आपको दे देते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी है। इसके अलावा मिथ नंबर 7 की बात करें तो सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वो सेम हैं।
तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइप के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेक्टोरल बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत सारे इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है। तो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो सारे म्यूचुअल फंड सेम है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। अलग अलग क्लास ऑफ जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया जाता है कि आप लॉन्ग टर्म में अगर आप बनेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न आप वहाँ से कमा के लेके जाएंगे। और डेट म्यूचुअल फंड जो होता है वो मेनली आपको बेसिकली एक स्टेबल रिटर्न के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। एफडीज़ का अल्टरनेटिव के तौर पे इसको प्रमोट किया जाता है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो दोनों इक्विटी और बेसिकली डेट बॉन्ड इन सब का जो है एक हाइब्रिड बना के चलते हैं, सो दैट कि एक बैलेंस्ड रिटर्न या फिर एक ऑप्टिमम रिटर्न आपको मिल जाए उस पर। तो सारे म्यूचुअल फंड्स सेम है ऐसा नहीं है। और एक लास्ट जो अगर हम लोग बात करें मिथ नंबर 8 की, तो कि पास्ट परफॉर्मेंस जो है वो फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी के तौर पे देखा जा सकता है, तो ये उचित नहीं होगा। क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखें तो जो भी म्यूचुअल फंड बेसिकली पास्ट में अच्छा किया है तो ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में भी वो उसी तरह से परफॉर्मेंस आपको दे पाएगा। तो ये ओवरऑल ये डिपेंड कर रहा होता है आपके फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज़ पे। और उसके अलावा ये उनके एसेट एलोकेशन पे किस तरह के किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो फंड मैनेजर अप्लाई कर रहे हैं, वो फर्म अप्लाई कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे बेसिकली हमारा रिटर्न जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस, बेसिकली फंड मैनेजर का रोल और भी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनका रोल इस मामले में डिपेंड करता है। तो ये 8 कॉमन मिथ्स के बारे में हमने बात की। और ये मिथ जो है ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हमें देखने या सुनने को मिल जाते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म अगर आपको वेल्थ जनरेट करना होता है तो आप एक सर्टेन अमाउंट जो है आप जब सेव करके इन्वेस्ट करते हैं तो ही जाके एक बड़ा कैपिटल जो है वो जनरेट किया जा सकता है। और यहाँ पे एक नियम यही है कि आप जितने अर्ली एज में आप अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा उस पे कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा और आप बेहतर रिटर्न की उम्मीद वहाँ से कर सकते हैं। तो अपना गोल डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अ, अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें और उसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ एग्जीक्यूशन इज़ द की। केवल ज्ञान बटोर के रखना उचित नहीं होता है, आप उसको अगर एग्जीक्यूट भी करते हैं तो वो बेहतर होगा। सो ये अभी तक के हिसाब से हमने इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। अगर आपको के कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।